हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 फूड्स। ओके, और ये हम लोग देख रहे हैं सेलिना बुक से। ठीक है, और ये सीबीएसई क्लास 10। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 1A। फाइन। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, गिव टू एग्जाम्पल। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोल के पूछता है। पहले ना कॉन्टैक्ट फोर्स, वो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अगर दो बॉडीज, ठीक है, अगर दो बॉडीज के बीच में किसी तरह का कांटेक्ट है और उस कांटेक्ट के बाद जो फोर्स आता है वो है कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन दे आर फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट होते वक्त जो भी फोर्स लगता है वो है इसका कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक सरफेस है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर एक बॉल है, ठीक है। तो इस बॉल और इस सरफेस के बीच में क्या है? कांटेक्ट फोर्स। उसी तरीके से दो बॉल्स है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस कोलाइड के टाइम पे जो फोर्स लग रहा है वो है आपका कांटेक्ट फोर्स। तो ये भी एक एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का, और ये भी एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जैसा कि आप कांटेक्ट फोर्स देखें, क्या उसी तरीके से फोर्स नॉन कांटेक्ट रहे वक्त भी रह सकता है? यस। जब अगर दो बॉडीज है, ठीक है, या टू और मोर, जब एक नॉन कांटेक्ट भी रहा ना तो भी उन लोगों के बीच में फोर्स रहता है, ठीक है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच, फिजिकली टच नहीं भी रहा तो भी उन लोगों के बीच में क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल अर्थ है, ये अर्थ है, और यहाँ पर मून है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तबकि ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्स है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप एटम्स में देखते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कुछ फोर्सेस दिया गया है और हम लोग को ये बताना है कि कौन सा फोर्स किस कैटेगरी में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। पहला है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा कि एक बॉल है यहाँ पर और एक सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या है? ठीक है, एक बॉक्स है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे है और उस तरीके से अपने को नॉर्मल फोर्स मालूम करना है। तीसरा है फोर्स ऑफ अटेंशन इन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर एक सीलिंग से क्या है, आप एक स्ट्रिंग हैंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में क्या देखना है? यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो है फोर्स ऑफ अटेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये तीनों भी हो गए कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। और जो उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आप अभी देखें कि एक अर्थ है और मून है, ठीक है। ये दोनों क्या है? नॉन कांटेक्ट में, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्स है, ये है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकंड वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स में। उसके बाद वाला है मैग्नेटिक फोर्स। समझिए दो मैग्नेट्स हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या हो रहा है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन एग्जांपल इन ईच केस वेयर द फोर्स ऑफ द कांटेक्ट, द फोर्स इज द कांटेक्ट, और दूसरा है फोर्स इज एट ए डिस्टेंस। अगर कांटेक्ट के टाइम पे जो फोर्स है वो है ड्यूरिंग कोलिजन, दो बॉडीज है, और ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स हो रहा है वो है कांटेक्ट फोर्स। फोर्स एट ए डिस्टेंस, और जैसा कि बार मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है? फोर्स एट ए डिस्टेंस है। इन लोगों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है, तो ये है आपका फोर्स इज एट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ रूफ। तो एक सीलिंग ऑफ अ रूफ से क्या करें? एक बॉल को हैंग कर रहे हैं आप। अब आप ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम showing the force acting on a ball and the string।
तो पहले तो ये है सीलिंग, ठीक है, फिर एक बॉल, यहाँ पर बॉल है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसे जिसको हैंग कर रहे हैं आप, वो है आपका यहाँ पर टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। अब बॉल का वेट कहाँ पर आएगा, डाउनवर्ड्स की तरफ आएगा। बी बीट में यहाँ पर स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट अ रिजिड वॉल, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। ये तो है आपका यहाँ पर रिजिड वॉल, ओके। ये है इसका स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद क्या करें, बॉडी लगा दी या मास ऑब्जेक्ट जो भी है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेस करने से क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका डिस्टेंस है x, ओके। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा कर ऐसा रहता, जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो इतना डिस्टेंस इसका कवर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है वो टाइम पे इसका डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या करे, इस लेस देन 0 है तो नेगेटिव में रहेगा ये डिस्टेंस इसका, और फोर्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा यहाँ पर। Question number 6. State one factor on which the magnitude of non-contact force depend. How does it depends on the factor stated by you? कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जिस पे वो डिपेंड कर रहा। देखिए फोर्स जब लग रहा है यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर कॉन्टैक्ट में रहा तो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर नॉन कॉन्टैक्ट में रहा तो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फैक्टर आता है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। कितने डिस्टेंस से वो सेपरेट हुआ वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट करता है किसमें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स में, मैग्नेटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, यहाँ पर हम लोग खासकर डिस्टेंस सेपरेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अफेक्टेड। पहली बात तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या करें अपन, हाफ कर दिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखें, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, या 1/d² भी लिख सकते हैं आप। अब डिस्टेंस को क्या करें हम लोग, हाफ कर दिए, d/2। जब आप इसको सबसेट करेंगे 1/d/2 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1/d/4 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ओके। तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ में करेंगे तो आप फोर्स कितना रहेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो जैसा डिस्टेंस कम होते रहेगा उसी तरीके से फोर्स बढ़ते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, डिफाइन द टर्म फोर्स। एक फोर्स को डिफाइन करना है यहाँ पर। A force is a physical cause which changes or tends or change either the size, या तो साइज भी चेंज कर सकता है, या फिर उसका शेप भी बदल सकता है, या फिर स्टेट में रहा तो वो चेंज कर सकता है, या फिर मोशन में रहा तो वो चेंज कर सकता है। तो फोर्स का एक फिजिकल कॉज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो साइज, या तो शेप, या तो रेस्ट का पोजीशन, या फिर मोशन ऑफ द बॉडी। अगर आप फोर्स लगाने से ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. State the effect of the force applied on a non-rigid and a rigid body. देखिए नॉन रिजिड बॉडी में क्या रहता, जो एटम्स का जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए वो नॉन रिजिड बॉडी रहेगा। और अंदर जो एटम्स का जो इंटरस्पेसिंग है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स का इंटरस्पेसिंग है वो क्या फिक्स रहेगा, वो कुछ भी करो चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी, ठीक है। अगर आप एक नॉन रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा और साथ ही साथ मोशन में भी रहेगा, हो सकता। लेकिन अगर रिजिड बॉडी में रहा तो उसका शेप तो चेंज नहीं होगा, हाँ, लेकिन मोशन में आ सकती है बॉडी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10. गिव वन एग्जांपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. A force stops a force stops a moving body. A force
moves a stationary body, a force changes the size of the body, a force changes the shape of a body. तो फर्स्ट वाला देखिए, a force stops a moving body. इसमें क्या होता कि एक फील्डर है, ठीक है, फील्डर के पास जब बॉल आ रहा तो वो अपने हाथों के थ्रू क्या करता है, उस बॉल को रोक देता है, क्रिकेट बॉल को। ये है फर्स्ट के लिए एग्जांपल। दूसरे के लिए क्या है, फोर्स मूव्स द स्टेशनरी बॉडी। अब जैसा एक घोड़ा है, वो क्या करता है, कार्ट को मूव करता है आगे बढ़ने से। अब फोर्स चेंजेस द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, साइकिल पंप है, साइकिल पंप में आपकी हवा कम है यहाँ पे साइकिल टायर में, तो आप क्या करते हैं, साइकिल पंप लेके उसके थ्रू हवा भर सकते हैं टायरों में, जिससे क्या हो रहा है, शेप और साइज ऑफ द बॉडी चेंज हो रहा है। फोर्थ वाला है, अ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे शेप चेंज करना है। शेप के लिए क्या है, रबर है, रबर पीस को क्या कर रहे हैं, प्रेशर करके उसका साइज चेंज कर सक रहे हैं आप। ठीक है, एक रबर बैंड है, उसको आप खींच के एलोंगेट कर रहे हैं या फिर उसको दबा के साइज छोटा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाई इज इट कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? Newton's first law of motion, a body continues to be in its state of rest or of uniform motion in the straight line unless an external force is applied on it. अब एक समझो, एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है यहाँ पर। ओके, बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते जा रही है, तो जब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते रहती है तब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाए। ठीक है, अब उसको फोर्स लगाए तो या तो वो रुक जाएंगी या तो फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। वैसे अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो जब तक रेस्ट में रहेंगी जब तक आप उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये मटेरियल बॉडी का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके वजह से वो अपना स्टेट को रेसिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसा बॉडी है रखा हुआ है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, वो रेसिस्ट नहीं कर रहा, बस जाते जा रही है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेसिस्ट नहीं कर रहा चेंज होने की, वो बस रेस्ट में ही है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द टर्म लीनियर मोमेंटम, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना है अपने को। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जब एक बॉडी का मास और साथ ही साथ उसकी जो वेलोसिटी है, अगर वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्रोडक्ट करेंगे, तो वो है इसका लीनियर मोमेंटम। और इसके जो एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लिखना है, मोमेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। अगर वो वेलोसिटी v c से कम है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अगर c से बहुत कम रहा तो क्या है उसका एक्सप्रेशन, अगर वो c के वेलोसिटी के हिसाब से चल रहा है तो तब क्या होता, जब उसकी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। यहाँ पर मास में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, लेकिन अगर वही लाइट की वेलोसिटी से जा रही है बॉडी तो तब क्या आएंगे, मास में भी चेंज आ जाएगा, तब डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा m। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज द फोर्स रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है वो मोमेंट ऑफ द बॉडी से कैसा रिलेटेड है, तो जब भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जब भी मोमेंटम में चेंज आता है, फोर्स में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके लिए ये है एक्सप्रेशन यहाँ पर, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T इंटू डेल्टा कैपिटल V बाई डेल्टा T। तो whenever is this there is a change in momentum, there is a change in force। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अंडर व्हाट कंडीशन डज इट मेक F इज इक्वल टू ma। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो F क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम होता। तो ये है इसका एक्सप्रेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T डेल्टा P बाई डेल्टा T।
फिर यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम डिनोट है, और डेल्टा p क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, और डेल्टा t चेंज इन टाइम. When mass m of a body is constant, the velocity v, और v को क्या है, वेलोसिटी बोल दिए, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है आपका, f इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t. मास बहुत स्मॉल है तो उसको अलग कर दिए, डेल्टा v बाई डेल्टा t इज इक्वल टू, ये हो गया m, एंड डिफरेंस इन वेलोसिटी बाई टाइम कितना हो जाता, एक्सेलरेशन, तो f इज इक्वल टू ma. क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. मास एंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पर, वही तो हम लोग देखे, अगर मास है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, वेलोसिटी, नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम है, इज इक्वल टू, ये है फोर्स. तो अब यहाँ पर टाइम नहीं है, तो टाइम कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे है, तो ये जगह पे है फोर्स. द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट टिल द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. कब तक कांस्टेंट है मास, तब तक की वेलोसिटी इज वेरी मच लेस देन द velocity of light. So v is very less than velocity of light. Name the SI unit of a momentum, rate of change in momentum. Momentum का क्या SI unit, kg मीटर पर सेकेंड. रेट ऑफ चेंज में क्या हो जाता है, इसको पूरा मिला के हो जाता है न्यूटन. अब यहाँ पर है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, और इसके लिए हम लोग को क्या करना है, ग्राफ उतारना है. पहले कंडीशन में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, इसमें मास क्या कर रहे, कांस्टेंट रख दे रहे. तो एक्स एक्सेस पे आप लिखेंगे फोर्स, वाई एक्सेस पे आप एक्सेलरेशन लिखेंगे. अगर जब मास जो है कांस्टेंट है, तो जैसा एक्सेलरेशन बढ़ते रहता, फोर्स भी वैसे ही बढ़ते रहता, ठीक है, बिकॉज मास इज कांस्टेंट हियर. लेकिन अब क्या करेंगे सेकेंड केस में, एक्सेलरेशन और मास का उतारेंगे और फोर्स क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है. तो वैसे टाइम पे एक्स एक्सेस पे है मास, वाई एक्सेस पे है एक्सेलरेशन. अब आपका जैसा मास बढ़ते रहता, एक्सेलरेशन कम होते रहता, ठीक है, बिकॉज f इज इक्वल टू एम ए. जब आप मास को कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ पे आप रिलेशन देखिए, यहाँ पर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जैसा एक्सेलरेशन बढ़ते रहता, मास क्या है, कम होते रहता, या मास कम होते रहा तो एक्सेलरेशन बढ़ते रहता. इन दोनों को अगर बराबर रखना है, तो एक बढ़ा तो दूसरा कम होना, या दूसरा, या पहला वाला कम हुआ तो दूसरा बढ़ना, ठीक है. उस हिसाब से ग्राफ जब आप उतारेंगे, तो इस तरीके से आएगा ग्राफ आपको. क्वेश्चन नंबर 20, अ रॉकेट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्पेस बाय बर्निंग इट्स फ्यूल, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, एग्जिटिंग आउट द बर्न्ड गैसेस थ्रू द नोजल. आंसर द फॉलोइंग, ठीक है. रॉकेट तो समझ गए आप. अब इसमें क्या है, यहाँ पर जैसा रॉकेट ऊपर आते रहता, फ्यूल क्या हो रहा, बर्न होते जा रहा फ्यूल, और उसके साथ क्या हो रहा है, गैसेस रिलीज होते जा रहे, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जा रहा है यहाँ पर. तो इज देयर एनी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, क्या मोमेंटम में कुछ भी चेंजेस है रॉकेट के, अगर है तो व्हाट कॉज द चेंज इन द मोमेंटम, किस वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा. तो पहली चीज तो है मोमेंटम, हाँ चेंज हो रहा, लेकिन इसकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ रहा, तो मतलब क्या है, आपका मास कम हो रहा है. मास कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ जा रहा, so that's why there is a change in momentum. दूसरा क्वेश्चन पूछा, is there any force acting on the rocket, if yes how much. तो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर, अपना जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वही फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्हें आगे बढ़ते जा रहा. क्वेश्चन नंबर 21 में स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, पहली चीज तो इक्वल है, और साथ ही साथ क्या है, ऑपोजिट रिएक्शन है. इसके एसआई यूनिट्स क्या है, नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट्स, और सीजीएस यूनिट्स क्या है देखेंगे. एसआई यूनिट्स, फोर्स के एसआई यूनिट्स रहते हैं आपके हमेशा न्यूटन, ठीक है, और डेफिनेशन में देखा गया तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स कब लग रहा, जब मास 1 kg का है और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, 1 मीटर पर सेकेंड. F इज इक्वल टू ma है ना यहाँ पर, तो 1 kg का फोर्स
किस पे? 1 kg ऑफ, यहाँ पे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स किस पे है? 1 kg ऑफ मास पे, और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर? 1 मीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस में देखा गया तो फोर्स की यूनिट है डाइन। ठीक है, सो 1 डाइन ऑफ इज दैट फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब यहाँ पे क्या कर रहे, पहले तो यहाँ 1 न्यूटन लिए थे ना, अब सीजीएस में करना है तो 1 डाइन ऑफ फोर्स किस पे एक्ट कर रहा? 1 ग्राम ऑफ मास, और एक्सेलरेशन पे क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों का रिलेशन देखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डिफाइन न्यूटन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन को डिफाइन करेंगे। सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट क्या? व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड इन इट। 1 kgf को अगर डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स बाय विच अर्थ पुल मास ऑफ 1 किलोग्राम टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ जो अपनी तरफ खींच रहा ना, वो है 1 किलोग्राम फोर्स। Explain what is understood by the following statement: 1 kilogram force is equal to 9.8 Newton. So 1 kilogram of force is the force by which Earth pull a mass of 1 kilogram towards itself. Question number 26. How can you feel a force of 1 Newton? कैसा फील कर सकते हैं आप? तो it means that we have to exert a force of 9.8 Newton to hold a mass of 1 kg on your palm. आप हाथ में 1 किलो का वेट लेके ठहरिए, जो फोर्स लगता है ना वो है 9.8 न्यूटन। तो इन द ब्लैंक्स में देखिए ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 डाइन कितना है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन केजीएफ में कितना है? 0.1 kgf। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? फोर्स।